में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सके, बिल्कुल रेडियो वेव्स और वाईफाई की टेक्नोलॉजी की तरह। यानी आपको अपना फोन चार्ज करने की कोई जरूरत ही नहीं है और उसमें बैटरी होने की भी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपके हाथ में अपने आप चलता रहेगा, अपने आप चार्ज होता रहेगा, वो भी वायरलेसली। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टेस्ला इस पिक्चर में हाथ में लिए हुए हैं और वो अपने आप चल रहा है, जो दिखाता है कि टेस्ला इस टेक्नोलॉजी को ऑलमोस्ट डेवलप कर चुके थे। पर बाद में एक बड़ा बिजनेसमैन जो अमेरिका में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज को ओन करता था, जिन कंपनी का काम ही तारों के थ्रू लोगों इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना था, वो बिजनेसमैन नहीं चाहता था कि टेस्ला अपनी टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी कंपनी और वो रातों रात बर्बाद हो सकते थे। इसीलिए उस बिजनेसमैन ने टेस्ला को अपने इन्वेस्टमेंट के जाल में इस तरह से फंसाया कि टेस्ला चाहकर भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सका। आखिर कौन था वो बिजनेसमैन और उसने टेस्ला को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बनाने से रोका कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग ये टाइप करने लगो कमेंट्स में कि वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रांसफर बस एक मिथ है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि छोटे लेवल पर इलेक्ट्रिक चार्ज को वायरलेस ट्रांसफर करना काफी सिंपल साइंस है, जो कि हम सबने अपने बचपन में काफी बार किया भी है। जैसे अगर मैं इस बलून को अपने बालों में रब करके इस पेपर के करीब ले जाता हूं ना, तो ये पेपर मूव होता है, क्योंकि उसे रब करने के कारण हमारा बलून नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि ये पेपर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लेकिन जीनियस निकोला टेस्ला का प्लान इससे काफी बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स था। तो दोस्तों, ये है टेस्ला टावर, जिसे वार्डन क्लाइफ टावर भी कहा जाता था। इसे टेस्ला ने साल 1901 के दौरान अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में बनाया था, जिसका काम इलेक्ट्रिसिटी को पृथ्वी के वातावरण और जमीन के जरिए पूरी दुनिया में फैलाना और वायरलेसली पहुंचाना था। इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफर करना टेस्ला की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। साल 1890s के दौरान टेस्ला ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, क्योंकि टेस्ला का यह मानना था कि अगर किसी सही फ्रीक्वेंसी पर अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके उसमें अल्टरनेटिव करंट इंजेक्ट किया जाए, तो अर्थ में जाने वाले ये चार्ज अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मिलकर एम्पलीफाई होगा और पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा, जिसे पृथ्वी के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इसी तरह के टेस्ला टावर को लगाकर उस चार्ज को वापस से यूज किया जा सकेगा। और टावर के ऊपर लगे डिवाइसेस के जरिए उन्हें पृथ्वी के वातावरण में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी लेयर के जरिए वायरलेसली हमारे घरों में लगे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस तक भेजा जा सकेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज के मोबाइल टावर्स काम करते हैं। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ रेडियो मोबाइल सिग्नल नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की बात हो रही है। तो देखो, टेस्ला का ये प्रोजेक्ट साल 1872 के टाइम में आई मैहलन लूमिस थियरी से काफी इंस्पायर्ड था, जिस थियरी के मुताबिक पृथ्वी की एक एटमॉस्फेयर लेयर ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाईली कंडक्टिव है। और टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस एटमॉस्फेरिक लेयर के जरिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर अचीव कर लिया था, जिसके कई प्रूफ्स हमें टेस्ला द्वारा ही प्रोवाइड किए गए। फॉर एग्जांपल, साल 1899 में टेस्ला ने अपनी इस तरह की कई पिक्चर्स खिंचवाई जिसमें वो हाथ में जलते बल्ब को लेकर खड़े थे, मानो उस बल्ब को हवा में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो। अब इसके अलावा कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी थे जिनके कोई पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में कई आर्टिकल्स में लिखा जरूर गया है। जैसे टेस्ला के एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेस्ला टावर से कई किलोमीटर दूर जमीन में 200 बल्ब को टेस्ला टावर के जरिए ग्राउंड से इलेक्ट्रिसिटी भेजकर जलाया था। टेस्ला को पूरी तरह यकीन था कि वंडर क्लाइफ टावर के जैसे टावर्स के जरिए वो केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन करके मशीन्स और लाइट बल्ब चला सकेंगे, और वो भी वायरलेसली बिना किसी ग्रिड सिस्टम को प्लग किए। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के जरिए टेस्ला टावर्स जो करंट आपके घर तक पहुंचाएगा उससे आपको करंट लग सकता है, तो शायद आप भूल रहे हैं कि निकोला टेस्ला एक जीनियस थे और उनके पास इस तरह की प्रॉब्लम का ऑलरेडी एक सॉल्यूशन था, जिसमें पृथ्वी के वातावरण में करंट तो होगा लेकिन वो इंसानों को लगेगा नहीं, क्योंकि टेस्ला टावर काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन्स को वातावरण में रिलीज करता था, जिससे आपके घर के ऑल्टरनेटिव करंट से ऑपरेट होने वाले डिवाइसेस तो चल सकेंगे, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे, चाहे आप इनसे घिरे क्यों ना रहे।
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हाई फ्रीक्वेंसी के चलते आपके शरीर के ऊपरी स्किन पर फ्लोट होते हुए सीधा अर्थ में चले जाएंगे, जिस फिनोमेना को स्किन इफेक्ट कहा जाता है। अब टेस्ला अपने एक लेटर में लिखते हैं कि उनका ये आइडिया इतना रेवोल्यूशनरी है कि इससे दुनिया में होने वाली हर तरह की जंग रुक जाएगी और इससे हम इतनी तेजी से साइंस के फील्ड में ग्रो करेंगे कि जल्द ही हम पृथ्वी के वातावरण एंड सन से भी एनर्जी को कंट्रोल एंड हार्नेस कर सकेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टेस्ला को अपने इस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत थी, जिसके लिए टेस्ला ने टाइम टू टाइम कई इन्वेस्टर्स से मुलाकात की। टेस्ला के इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सबसे पहली फंडिंग उनके क्लोज फ्रेंड जेकब एस्टर से मिली, जो 19th सेंचुरी के दौर के वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्संस में से एक थे, जिनकी बाद में साल 1912 के दौरान टाइटैनिक डूबने वाली दुर्घटना में जान चली गई। इसके अलावा टेस्ला को दूसरी बड़ी फंडिंग जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम के व्यापारी से मिली, जिसके पास अमेरिका में कई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, जिनसे टेस्ला ने अपनी वंडरक्लाइफ टावर फैसिलिटी के जरिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सप्लाई करने एंड अपनी कंपनी में $6000 इन्वेस्ट करने की डील की थी। लेकिन ये सब पैसे ना टेस्ला के प्रोजेक्ट के लिए काफी नहीं थे, पर फिर अचानक कुछ अजीब हुआ एंड सडनली फेमस अमेरिकन बैंकर जेपी मॉर्गन टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन टेस्ला के फायदे के लिए नहीं, बल्कि उनके इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे खत्म करने के लिए। क्योंकि देखो, टेस्ला का ये प्रोजेक्ट जो दुनिया को फायदा देने वाला था, उसके रियलिटी बनने से सबसे ज्यादा नुकसान इसी एक इंसान को होने वाला था। पर आखिर क्यों? मार्च 1901 जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए उनके पूरे प्रोजेक्ट को फंड करने की जिम्मेदारी ली और टेस्ला को उनके प्रोजेक्ट के लिए $1,50,000 देते हुए टेस्ला की कंपनी में पूरी तरह ओनरशिप खरीदते हुए ऑलमोस्ट 51% शेयर्स अपने नाम कर लिए, जो कि एक बहुत बड़ी डील थी। क्योंकि अगर आज इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाए तो ये रकम $5 मिलियन होगी, यानी इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए। अब इतने पैसे मिलने के बाद अब टेस्ला ने अपने सपने को रियलिटी बनाने पर काम शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत से जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स को खरीदना शुरू कर दिया और अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड पर एक 200 एकड़ का फार्म खरीदा। यहाँ पर जब टेस्ला ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था तो इसमें शुरुआत में काफी समय लगा और इस समय तक उनके कई कंपटीटर्स रेडियो सिग्नल्स को वायरलेसली काफी दूर तक ट्रांसफर करना शुरू कर चुके थे। जैसे कि दिसंबर 1901 में एक इटालियन साइंटिस्ट गुग्लियाल्मो मार्कोनी ने 3 क्लिक मोर्स कोड यानी लेटर एस को अटलांटिक महासागर के पार कनाडा के सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड सिटी से इंग्लैंड के कॉर्नवॉल तक की 3400 किलोमीटर तक पहुंचाया, जो उस समय एक काफी बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके कारण अब टेस्ला पर और भी प्रेशर था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को और भी बड़ा और बेहतर करे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफर करने के लिए टेस्ला को करीब 300 से 600 फीट बड़े टावर की जरूरत थी। लेकिन इतने बड़े टावर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टेस्ला के एस्टिमेशन से कई गुना ज्यादा, यानी कि $4,50,000 की थी। और जब टेस्ला अपने टावर को बिल्ड कर रहे थे, वो तभी इस बात को समझ चुके थे कि जेपी मॉर्गन द्वारा दिए गए $1,50,000 से वो इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ना टेस्ला ने एक बार दोबारा से जेपी मॉर्गन से रिक्वेस्ट की कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए ताकि टेस्ला अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। लेकिन मॉर्गन ने इसे बिल्कुल इनकार कर दिया एंड अब जेपी मॉर्गन, जो ऑलरेडी टेस्ला की कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, वो टेस्ला के लिए इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट नहीं बल्कि एक रेजिस्टेंस बन चुका था। तो देखो, जेपी मॉर्गन ना जनरल इलेक्ट्रिक का भी मालिक था, जिस कंपनी का काम पूरे अमेरिका और दुनिया के कई अदर हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करना एंड प्रोवाइड करने का था। साथ ही साथ मॉर्गन ने कई इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाली कंपनी से लेकर रबर फैक्ट्रीज जो इन तारों के लिए इंसुलेशन बनाती थी और कई बड़े बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड टिम्बर मिल्स भी खरीदे हुए थे। ऑल्सो मॉर्गन के पास दुनिया भर में कई कोल माइंस भी थे और ये सारी की सारी कंपनी ना केवल एक ही चीज पर डिपेंडेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी के वायर के थ्रू आपके घर तक पहुंचने पर। और अगर टेस्ला एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना देते जो केवल वायरलेसली रेडियो सिग्नल्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचा दे, तो इसमें से किसी भी कंपनी की अमेरिका या फिर दुनिया को कोई भी जरूरत नहीं होती। जिसका मतलब जेपी मॉर्गन की ये सब कंपनी टेस्ला के एक इन्वेंशन से पूरी तरह ठप पड़ सकती थी।
थी। एंड ऑफ कोर्स जेपी मॉर्गन ये नहीं चाहता था और इसीलिए दोस्तों जेपी मॉर्गन ने ना तो खुद टेस्ला के प्रोजेक्ट में और इन्वेस्ट किया और ना ही दूसरों को करने दिया, क्योंकि मॉर्गन ने सभी इन्वेस्टर्स एंड बैंकर्स के मन में अपने हुए नुकसान और टेस्ला की एक गलत छवि बताई, जिससे ज्यादातर सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने टेस्ला को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब टेस्ला के पास अपनी कंपनी के भी इतने शेयर नहीं थे कि वो उन्हें बेचकर पैसा इकट्ठा कर सके, इसलिए आखिर में टेस्ला ने पैसों की कमी के चलते केवल 186 फीट यानी कि 57 मीटर्स का टावर ही बनाया, जिसका फ्रेम तो वुड यानी कि लकड़ियों का था और ऊपर एक स्टील एंड कॉपर से बनी टेस्ला कॉइल लगी थी, जिसका डायामीटर 68 फीट का था, जिसके बिल्कुल ऊपर एक अल्ट्रा वायलेट लाइट लगाई हुई थी। और कई थियरीज की माने तो इस लाइट का काम अर्थ के कंडक्टिव एटमॉस्फेरिक लेयर में आयोनाइज्ड पार्टिकल्स क्रिएट करने का था, ताकि इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली फ्लो हो सके। ऑल्सो टेस्ला ने इस टावर को एक स्टील लाइन होलो शाफ्ट के जरिए जमीन से जोड़ा हुआ था, जो शाफ्ट 300 फीट जमीन नीचे की ओर जाती थी, जिसका काम अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी को मैच करना था। लेकिन ये सब ना काफी नहीं था और फिर वही हुआ जिसका डर था। साल 1901 में टेस्ला ने अपने फ्रेंड स्टैनफोर्ड वाइट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में वाइट को बताया। और साल 1903 में तो टेस्ला ने परेशान होकर जेपी मॉर्गन से मदद के लिए एक और लेटर लिखा था, जिसमें टेस्ला ने मॉर्गन को लिखा था, क्या आप मेरी मदद करेंगे या फिर मेरे पूरे हो चुके काम को ऐसे ही बर्बाद हो जाने देंगे। जिसके रिप्लाई में मॉर्गन ने लिखा कि मुझे तुम्हारा खत मिला, जिसके जवाब में मेरा यही कहना है कि मुझे आगे किसी भी तरह की एडवांसमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जेपी मॉर्गन एंड अदर इन्वेस्टर्स से रिजेक्शन मिलने के बाद टेस्ला पूरी तरह टूट चुके थे, जिस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया के मन में एक सवाल डाल दिया। 14 जुलाई 1903 टेस्ला ने अपने टावर्स को रात में ऑन किया, जिसके बाद टेस्ला टावर से बड़ी बड़ी लाइटिंग्स निकलने लगी और जो पूरे लॉन्ग आइलैंड के आसमान में छा गई। और ये केवल एक बार नहीं हुआ, बल्कि 14 जुलाई के बाद से ये हर रात लगभग 1 महीने तक चलता रहा। और टेस्ला ने भी इस बात का कभी जवाब नहीं दिया कि आखिर टेस्ला इससे क्या जताना चाहते थे, आखिर टेस्ला टावर से निकलने वाली इस लाइटनिंग का क्या मतलब था। पर इतना साफ था कि ये समय टेस्ला के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि टेस्ला के पास अपनी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कोई भी रकम नहीं थी, ऊपर से वो कर्ज में चढ़ चुके थे। एंड अब एक एक करके उनके फ्रेंड्स भी उनका साथ छोड़ रहे थे, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में। जैसे 1906 में स्टैनफोर्ड वाइट, जो टेस्ला के काफी करीबी दोस्त थे, उनकी हैरी कैंडल थॉ नाम के आर्किटेक्ट ने गोली मारकर जान ले ली, जिसका अफेयर स्टैनफोर्ड वाइट की पत्नी एवलिन नेस्बिट से था, जो कि उस समय एक हीरोइन थी। इसके अलावा टेस्ला के मैनेजर जॉर्ज शेरिफ ने भी टेस्ला का साथ छोड़ दिया, जिसका कारण पैसे की कमी को माना जा रहा था। तो अब तक टेस्ला की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि टेस्ला अपने बिल ही नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस लॉन्ग आइलैंड की जमीन को ही गिरवी रख दिया। उसके बाद भी हालत ठीक ना होने पर 1911 में टेस्ला ने वंडर क्लाइव फैसिलिटी को छोड़ दिया। वंडर क्लाइव टावर प्रोजेक्ट के बंद होने से केवल टेस्ला की फाइनेंशियल रेपुटेशन खराब नहीं हुई, बल्कि अब टेस्ला पर ज्यादा इन्वेस्टर्स बिलीव भी नहीं करते थे, जिसके चलते उन्हें उनके किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए भी इन्वेस्टर्स नहीं मिलते थे, जिन सब से अब टेस्ला की मेंटल हेल्थ खराब होने लगी थी। साल 1912 आने तक अब टेस्ला में OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और मेंटल ब्रेकडाउन जैसी चीजों का असर दिखने लगा था। जैसे टेस्ला जब भी लोगों से हाथ मिलाते थे तो वो तुरंत अपने हाथों को धोते थे एंड अपनी सराउंडिंग को काफी साफ रखने की कोशिश करते थे। जैसे खाना खाते वक्त भी वो लगभग 18 नैपकिन अपने पास रखते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजें देखे जाने की भी बात कही थी, जैसे किसी आवाज का सुनाई देना, रात में आंख चमकने वाली चिड़िया का दिखाई देना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक साल 1934 में टेस्ला डेथ बीम नाम के एक वेपन पर भी काम कर रहे थे, जिसके जरिए किसी एनिमी कंट्री के एक साथ 10,000 एनिमी एयरप्लेन्स एक बार में गिराए जा सकते थे। जिस आइडिया को टेस्ला ने कई प्राइवेट इन्वेस्टर से लेकर कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक को पिच किया, लेकिन फाइनली उनके इस रिक्वेस्ट को सोवियत यूनियन द्वारा एक्सेप्ट किया गया और उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए $25,000 दिए गए। लेकिन इससे पहले कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाता, उससे पहले ही साल 1943 में टेस्ला की मौत हो गई, जो काफी मिस्टीरियस था। लेकिन इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस ये था कि टेस्ला की मौत के कुछ समय बाद
बाद ही अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA द्वारा टेस्ला द्वारा उनके जीवन भर में लिखे गए सभी रिसर्च पेपर एंड नोट्स को उनके घर से बक्सों में भर भर के ले जाया गया, जिन पेपर्स में टेस्ला की वायरलेस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर वेपन्स जैसी रिसर्च भी शामिल थी। और आज तक ये किसी को भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ने उन रिसर्च पेपर्स को कहां रखा है या फिर उनके साथ क्या किया। तो ये थी टेस्ला की वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की एक ट्रैजिक एंडिंग। अब दोस्तों आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अगर टेस्ला की ये वायरलेस टेक्नोलॉजी अगर आज हमारे पास होती तो आज की दुनिया कैसी होती? अपने इमेजिनेशंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ और साथ ही साथ ये सोचकर देखो कि आखिर उनका ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था कि आज इतने सालों के बावजूद भी, करीबन एक दशक बीत जाने के बावजूद भी हम ऐसे किसी चीज को वापस से रीडेवलप नहीं कर पाए। अब